नमस्कार। ESD 6 के इस पहले एजुसेट कार्यक्रम में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा का स्वरूप पर विचार करेंगे और मेरे साथ हैं प्रोफेसर वीरा जगन्नाथन, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने जब हम विचार करते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, तो एक बार तो ये आता है कि जो भाषा हम रोज बोलते हैं या जिस भाषा में हम हमारा जीवन व्यवहार करते हैं, उस भाषा को भी क्या समझने की जरूरत है क्या उसको भी पढ़ने की जरूरत है क्या? तो हमारे दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं। हिंदी एक विशाल भूभाग की भाषा है, कई प्रांतों में बोली जाती है। अन्य अगर भारतीय भाषाओं से हम उसकी तुलना करें तो कोई भाषा एक प्रांत में बोली और समझी जाती है, कोई भाषा 2 प्रांतों में समझी जाती है। ये इतने प्रांतों की जो ये भाषा है हमारी हिंदी, और तो इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, इसको हम किस तरह से समझें। कई तरह के काम हिंदी भाषा के माध्यम से होता है, तो हम काम के माध्यम से इस भाषा को समझें। इसका जो स्वरूप निर्माण हुआ है हम उसके माध्यम से समझें। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर जगन्नाथन से ये जानना चाहूंगा कि आप एक भाषा वैज्ञानिक की तरह हमारे विद्यार्थियों को ये बताएं कि जब हम हिंदी भाषा कहते हैं तो उसका क्या पहला अर्थ हमारे सामने आता? हिंदी भाषा के संदर्भ में एक सवाल जो लगभग संविधान के बनने के साथ ही शुरू हुआ, वो ये है कि हिंदी का स्वरूप क्या है। 3 शब्द वहां बहुत प्रचलित हुए थे। हिंदी एक स्थानीय भाषा है, जनपद की भाषा है, यानी कि जिस तरह से तमिलनाडु के लोग तमिल में अपना सारा काम करते हैं, हिंदी भाषी हिंदी के माध्यम से अपना सारा काम करते हैं। ये उसका जनपदीय स्वरूप है जी। हिंदी का एक अखिल भारतीय स्वरूप है, जो कि संविधान के द्वारा हिंदी को सौंपा गया दायित्व है, और उस दायित्व के संदर्भ में संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। और राजभाषा के नाते हिंदी का एक दायित्व बनता है कि वो पूरे देश की सारी भाषाओं के समग्र विकास को गति दे और स्वयं एक प्रकार से पूरे भारत के संदर्भ में भाषिक स्तर पर सेतु बने। ये उसका अखिल भारतीय स्वरूप है। इस अखिल भारतीय स्वरूप के संदर्भ में कुछ बातें और भी हैं। लोगों ने कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की, लखनऊ, आगरा की जो भाषा है, उस तरह की भाषा थोड़ी है हिंदी का अखिल भारतीय रूप। ये तो पूरे देश की सारी भाषाओं के संदर्भ में है, इसलिए सारी भाषाओं से इसमें शब्द आने चाहिए, सारी भाषाओं से अभिव्यक्तियां और शब्दावली आदि हमको हिंदी में ग्रहण करना चाहिए। तो अखिल भारतीय स्वरूप के संदर्भ में काफी दिन चर्चा हुई जी। और उस चर्चा को आज भी हम संगत ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि वो चर्चा कहीं समाप्त हो गई हो, क्योंकि संविधान की धारा 351 में जो बात कही गई है कि हिंदी किस तरह से अपना विकास समग्र भारतीय भाषाओं के समन्वित प्रयास के रूप में करे और दूसरी भाषाओं को वो एक प्रकार से नेतृत्व भी दे जी। और हिंदी का एक तीसरा स्वरूप है, और वो आज और महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि आप्रवासी जगत जैसे फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड वगैरह में जो हमारे बंधु गिरमिटिया भाई पहुंचे और उन्होंने उस देश को अपना देश बनाया, उनकी एक प्रकार से सांस्कृतिक भाषा आज भी हिंदी ही है जी। घर में सारा पूजा पाठ का काम हिंदी के माध्यम से होता है। इंग्लैंड और अमेरिका के इंजीनियर भी वही भाषा बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अभी अभी पहुंच रहे हैं जी। ये अपनी भाषा को लेकर पहुंच रहे हैं, और ये अपनी भाषा को सुरक्षित रख पाएंगे तो भारत के साथ उनका जुड़ाव रहेगा। ये बात मैं प्रसंग से बताना चाहूंगा कि जैसे ट्रिनिडाड और गयाना है, वहां के लोगों ने कुछ समय बीच में हिंदी भाषा को छोड़ दिया था, अंग्रेजी को अपना दिया था। अब उनमें एक चेतना फिर जागी है, वो हिंदी भाषा को फिर अपनाना चाहते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो इस देश के साथ एक प्रकार से तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। सामंजस्य मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तभी बन पाएगा जबकि वो भाषा को अपनाएंगे। तो हिंदी के ये 3 प्रमुख स्वरूप हैं। उसका एक जनपदीय स्वरूप है, उसका राष्ट्रीय स्वरूप है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, और तीनों के संदर्भ में हमें इस भाषा को देखना है।
तो अगर अपन जनपदीय स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें कई बोलियां हैं, लगभग 64-65 बोलियों के माध्यम से ये हिंदी भाषा बोली जाती है। भाषा वैज्ञानिक इस पर विचार भी करते हैं और एक बहस भी होती है कि बोली और भाषा का क्या संबंध है। एक प्रांत की बोली का दूसरे प्रांत की बोली वाला जो व्यक्ति है हिंदी प्रांत में, वो एक दूसरे की बोली नहीं समझता, लेकिन वो हिंदी के माध्यम से वो एक तरह का जुड़ता है। फिर कई तरह की बातें होती है कि ये एक परिनिष्ठित भाषा है जो अलग से बनाई गई है, एक योजना की तरह से गढ़ी गई है, वो जनता के अंदर से जैसे नहीं निकली है। और ये जो जनपदी और बोलियों वाला जो रिश्ता है हिंदी का, और जिसके कारण कई बार ये भी होता है कि जैसे ब्रज और अवधी जो भाषा है ये अलग भाषा है या बोली है, क्योंकि इसका साहित्य मिलता है और न केवल साहित्य मिलता है बल्कि इसे हिंदी के नाम से मध्यकाल में पढ़ाया भी जाता है। दक्षिण भारत के लोग कई बार कहते भी हैं कि ये खड़ी बोली हिंदी तो व्याकरण सम्मत होने के कारण हमारे समझ में आती है। सही बात है। लेकिन अवधि क्यों पढ़े, लेकिन अवधि क्यों पढ़े? सूरदास को हमें पढ़ने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि आज तो वो भाषा काम ही नहीं आती। और आप इसको, इस उपभाषा को भी आप बोली के स्तर पर आप नहीं कह सकते। इसी तरह राजस्थानी है या भोजपुरी है, वो शायद वो मान्यता भी उसको अब मिल गई है। तो अब वो भोजपुर वाले जो है वो हिंदी भाषी हैं या भोजपुरी भाषी हैं, तो हिंदी का क्षेत्र माने एक तरह का काफी इसको लेकर के सामान्य जनता के मन में भी और हमारे विद्यार्थियों के मन में भी ये विचार आता है कि जब मध्यकाल में ब्रज भाषा काव्य का माध्यम थी, तो आज उस ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली वाली हिंदी ने जो ले लिया है, तो अब जो है खड़ी बोली हिंदी की भाषा हुई या और ये ब्रज भाषा हिंदी की हुई या नहीं हुई। तो ये जो हिंदी के संदर्भ में जो बोलियों का जो विवाद है, बोलियों को लेकर के जो चिंता है, इसको आप एक भाषा वैज्ञानिक की तरह कैसे देखते हैं? मैं तो सोचता हूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं। जी। सूर और तुलसी और कबीर, इन लोगों को पढ़ा जाए कि न पढ़ा जाए, ये बात सही है। मैं भाषा शिक्षणविद की हैसियत से ये बताना चाहूंगा कि हिंदी का जो प्रारंभिक ज्ञान देना चाहते हैं, प्राइमरी कोर्स, प्राइमरी पाठ्यक्रम, उसमें बोलियों का अनुपात न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन उच्च स्तर पर जो हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहा है, वो अगर बोलियों में लिखे गए साहित्य को न पढ़े तो वो उस भाषा की विरासत, उसकी साहित्यिक परंपरा और उसकी ताकत, जी हाँ, उसकी ताकत, उससे वंचित रह जाएगा। यानी कि फिर आप तो केवल आधुनिक काल का साहित्य ही पढ़ेंगे, तो आपके लिए फिर बीता हुआ युग जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो मैं भाषा शिक्षण की दृष्टि से तो कहूंगा कि बोलियों का बोझ प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं डालना चाहिए। जब भाषा सीखना शुरू करे तो वो केवल खड़ी बोली के माध्यम से ही शुरू करे, जिसे कि हम मानक हिंदी कहते हैं। जी, मेरे ख्याल से यही पढ़ाया भी जाता है। हाँ, यही आमतौर पर एक परंपरा भी है, एक तरीका है जो कि हम लोग अपनाते हैं। आप देखिएगा कि सूर तुलसी वगैरह का साहित्य अधिकतर हायर सेकेंडरी से शुरू होता है, फिर हम बीए के स्तर पर उसको थोड़ा और विस्तार देते हैं। अब पहला प्रश्न, बोली और भाषा का क्या संबंध है? ये अपने में बहुत ही रोचक प्रश्न है और आपने ऐसा कुछ एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसका कि उत्तर हम भाषा वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हर भाषा की बोलियां होती हैं, क्योंकि भाषा का विविध रूप होना एक उसका स्वाभाविक गुण है और उसकी ताकत भी है। बिल्कुल ताकत भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाषा हर जगह एक जैसी बिल्कुल सांचे में ढली, कभी नहीं होता। हर जगह भाषा का स्वरूप बदलता है। हम लोग कहते हैं ना कि 8 कोस पर 4 कोस पर बदले पानी, पानी बदले 12 8 कोस पर पानी, माने कि हर 8 कोस पर 16 मील पर भाषा बदल जाती है। ये एक स्वाभाविक सिद्धांत है। इस संदर्भ में हम कहेंगे कि बहुत सी भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां हैं। मराठी की 3 बोलियां, विदर्भ की अलग है, मराठवाड़ा की अलग है, तो अलग अलग जगह उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। तमिलनाडु की 3 बोलियां हैं, उत्तर मध्य दक्षिण बिल्कुल स्पष्ट। तो हर भाषा की अपनी बोलियां होती हैं और आमतौर पर उनमें से एक को चुन लिया जाता है साहित्य रचना आदि के लिए।
ये पाबंदी तो पहले थी, आज तो वो भी नहीं है। अब आज तो हर आदमी अपनी अपनी बोली में लिखता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति जो है अपनी बोली में साहित्य रचता है और मानक भाषा में ही साहित्य रचा जाए ऐसा आज नहीं होता। जहां तक हिंदी का सवाल है, ये विशाल प्रदेश है, इसमें ज्यादा बोलियां हैं। अब तमिलनाडु में 3 बोलियां हैं, तो हिंदी भाषी प्रदेश जिसको मध्य देश कहते हैं, जिसमें कि कम से कम 5 बहुत बड़े राज्य हैं, तो कम से कम 15 बोलियां का होना तो स्वाभाविक है। तो ये बोलियां जो है हिंदी भाषा में 18 आज मानी जाती है, पहाड़ी वगैरह को मिलाकर 18 बोलियां हैं। और इन सब बोलियों में कभी किसी बोली में साहित्य रचा गया, कभी किसी बोली में साहित्य रचा गया। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है वो एक ही मानक भाषा का प्रयोग करता हो। जिस कवि का जब एक प्रादुर्भाव हुआ, उसने अपनी बोली में साहित्य सर्जना। एक बीच में एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, कई बार मैं सोचता भी हूँ। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, जो एक भूमंडलीकरण की शताब्दी है, और दुनिया के सामने एक निश्चित व्याकरण की भाषा ही आगे चल के चलेगी, और इस तरह से एक दबाव है मानक भाषा को आप स्वीकार करें। क्योंकि अगर आप बोली के अंदर चलेंगे तो बहुत अधिक आपका जो संप्रेषण है वो नहीं होगा, आपका व्यापार नहीं होगा, आप राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होंगे। एक तो ये आग्रह मुझे लगता है कि तकनीक के कारण भी विकसित हुआ है, शिक्षा के कारण भी विकसित हुआ है, और आगे चल के इस पर दबाव रहेगा। दूसरा जो कई बार मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोलियों का जो संरक्षण है वो हमारे देश की विशाल निरक्षर जनता जो है वो उसको दे रही, वही बोल रही है, चूंकि वो शिक्षित नहीं है। अब अगर हम ये कल्पना करें और हम इसका प्रयास भी करते हैं कि सारे देश की जनता जो है वो साक्षर हो जाएं और पढ़ी लिखी हो जाएं और हमारे जो मानकीकृत जो भाषा है उस मानक के करीब आ जाए, तो क्या कि कोई एक ऐसा स्टेज आएगी जिसके अंदर ये बोलियों का लोप हो जाएगा अगर हम सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो? क्योंकि इसका आप इस तरह से भी मुझे कई बार लगता है, और आपने एक भाषा वैज्ञानिक के रूप में अवश्य ही इसको नोट किया होगा, कि जो सुसंस्कृत परिवार है जी, किसी भी बोली से आया हुआ महानगरों में रहने वाला, वो अपनी बोली का इस्तेमाल नहीं करता उनके घरों में। वो खुद जब अपने गांव में जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं, लेकिन बच्चे या तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, या उनसे भी वो हिंदी में संप्रेषण मानक भाषा में संप्रेषण करते हैं। सही है। तो ये जो एक कहना चाहिए डायलेमा, या ये जो एक नया चीज बन रही है, और जिसके कारण ऐसा हो सकता है एक वो दूर दराज की अपेक्षा की जिसमें ये बोलियां विलुप्त हो जाएंगी या कमजोर हो जाएंगी। आपने बोलियों के पक्षधरों जी, यानी कि बोली बोलने वालों की दुखती रग पर आपने उंगली रख दी जी। और मैं 2 टूक बात कहना चाहूं तो मानक भाषा के कारण बोलियों को खतरा तो है, क्योंकि बोली का प्रयोग क्षेत्र थोड़ा सीमित होता जाएगा, और उसके सीमित होने के कारण फिर बोलियों में काम करने वालों की संख्या थोड़ी सी घटती जाएगी। और ये आदिकाल से ही हुआ, मैंने पुराने जमाने से ही हुआ। अब आप देखिएगा, प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना शुरू किया, तो फिर उनको लगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र कुछ व्यापक क्षेत्र है, मैं हिंदी में ही लिखूं जी। तो वो हिंदी भाषा में लिखने लगे। वैसे उनकी भाषा में उर्दू का पुट बहुत अच्छा दिखाई देता है, प्रवाह भी बिल्कुल में बहुत भी अच्छा है, है, वाक्य संरचना में वो दिखाई भी देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने उर्दू की शैली भी नहीं कहूंगा, बल्कि उर्दू की जो शक्ति है उसका भरपूर उपयोग किया अपने हिंदी साहित्य के लेखन में। तो बोलियों के सामने एक कठिनाई तो है, और इसी कठिनाई के कारण बोली बोलने वाले कभी कभी अपनी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी आंदोलन आग्रही है, आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में कोई भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बात मैंने शुरू की थी कि भाषा के साथ बोलियां का होना माने कि उनका सह अस्तित्व एक प्रकार से भाषा की अपनी शक्ति है जी। जैसे तमिल की ही मैं बात करूं, जो मेरी भाषा है, तिरुनेलवेली के आदमी दक्षिण का अपनी बोली में लिखता है तो उसको पढ़कर मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि उसमें उसकी अपनी अभिव्यक्ति की पूरी क्षमता प्रस्फुटित होती है।
जबकि वो मानक भाषा में लिखे तो शायद उतना अच्छा न लिख पाए जी। क्योंकि जिससे वो पैदा हुआ, जिसको कि उसने बचपन से पैदा होते ही जिसको उसने आत्मसात किया, उसमें उसकी अभिव्यक्ति जो है वो सबसे अच्छी और सक्षम होती है जी। तो उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि बोलियों का स्वरूप तो बना ही रहेगा और बोलियों और भाषाओं का सह अस्तित्व इस रूप में आपको आमतौर पर दिखाई देगा कि लोग बोलियों का इस्तेमाल करेंगे सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए और भाषा का उपयोग करेंगे प्रयोजन मूलक पक्षों में, और इन दोनों का सह अस्तित्व बना ही रहेगा। जैसे मैं अंग्रेजी की बात करूं, अंग्रेजी का हर आदमी जो है अंग्रेजी में पढ़ा लिखा तो नहीं है जी। लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा के रूप में वो अपनी भाषा का उपयोग करता है और उसमें अपने को अभिव्यक्त करता है। जैसे विलियम ब्लेक जी। बहुत साधारण सा किसान था, लेकिन उसकी कविता का स्तर देखिए कितना ऊंचा सा स्तर है, क्योंकि वह सृजनात्मक प्रतिभा का उसने पूरा पूरा उपयोग किया और उसने साहित्य की सर्जना की। उस संदर्भ में मैं कहूंगा कि बोलियों का उपयोग तो होगा ही, लेकिन ये जो प्रयोजन मूलक पक्ष है भाषा के, व्यवहार के पक्ष, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी आज की चर्चा का विषय है, उसमें हर आदमी प्रवृत्त होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आदमी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, ज्ञान विज्ञान की भाषा उसकी एक होगी जी। अगर उसको भौतिक विज्ञान पढ़ना है और उसने अपनी बोली को भाषा का दर्जा नहीं दिलाया तो वो तो फिर हिंदी के मानक हिंदी के माध्यम से ही वो अध्ययन करेगा। तो उस दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए और अन्य जो प्रकार्यात्मक क्षेत्र हैं जैसे मीडिया की भाषा, उसमें भी विविधता आएगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मीडिया की भाषा है या फिर कार्यालय की भाषा, विधि की भाषा, ये एक रूप होगी। ये आपने ठीक ये बात कही कि बोली भाषा को ताकत देती है, और जब कोई मानक भाषा का प्रयोग करने वाला लेखक भी यदि कभी वो ये देखता है कि हम जो है इसमें कोई नई सी बात कहें तो वो उसमें अपनी बोली का पुट देता। फणीश्वरनाथ रेणु का अगर मेला आंचल, सारा आंचलिक उपन्यास सारे, हाँ, तो उसमें उनके सभी उपन्यास और कहानियां, संस्मरण, उसके अंदर वो अपने क्षेत्र की बोली का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वो बहुत सुंदर लगता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो मीडिया है यानी फिल्म के अंदर जब खड़ी बोली की फिल्म है, खड़ी बोली का गाना है, और वो उसके अंदर गाने में एक शब्द जो है वो डाल देता है और वो जो शब्द जो बोली का है वो उसका अर्थ बदल देता है। जैसे वो एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, खाई के पान बनारस वाला आदि आदि। तो इसमें अगर ये खाई के पान बनारस वाला जो खाई के शब्द है, इसकी जगह खाकर अगर वो गाया जाता तो वो सौंदर्य नहीं आता। तो कई बार जो साहित्य में हम जो ऐसे शब्दों का जो रचनात्मक उपयोग करते हैं ये हमारे बोली के कारण होता है, और जो लेखक अपनी बोली से जितना गहरे जुड़ा होता है उसके साहित्य की प्रभावशीलता और उसकी क्षमता भी बढ़ती है। और इसलिए कई बार ये कहा जाता है और माना जाता है कि जिस लेखक का अपने मातृभाषा से या बोली से, अपने गांव से, अपने संस्कारों से, अपने अपड़ देहाती भाइयों से संपर्क नहीं होता, उसके साहित्य में प्रभावशीलता कम हो जाती है। अगली बात अपन करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये हिंदी उर्दू का जो रिश्ता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही भाषा है और ये इनकी दो शैलियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये दो अलग अलग भाषा है। पहले की प्रेमचंद के बारे में भी कई बार ये आता है कि ये प्रेमचंद हिंदी के लेखक हैं या उर्दू के। कई बार उर्दू वाले कहते हैं ये हिंदी का लेखक है और इन्होंने अनुवाद किया, इसलिए हम इनको पाठ्यक्रम में नहीं रखेंगे। काफी तरह का विवाद एक तरह का आता है, और पहले तो बहुत था। कार्यालय की भाषा जब उर्दू हुआ करती थी, कचहरी की भाषा जब थी, अंग्रेजों के समय में बहुत संघर्ष हुआ था। तो हिंदी भाषा के स्वरूप को जानने के लिए हिंदी उर्दू के रिश्ते को हम किस तरह से व्याख्यायित करेंगे? ये भी बहुत रोचक सवाल है, और मैं भाषाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रोचक बात हमेशा कहता हूं। चीनी भाषा वह एक लिपि और बहुत सी भाषाएं हैं जी। माने कि लिपि के माध्यम से सब एक दूसरे को समझ लेते हैं, हाँ। लेकिन बोलकर नहीं। तो चीनी भाषा एक लिपि और कई भाषाएं हैं,
और हिंदी उर्दू उसका उल्टा है। जी। दो लिपियां और एक भाषा। जी। मैं जा रहा हूं ये हिंदी है कि उर्दू है, ये बताना बहुत मुश्किल है। हाँ। दोनों वही बोलते, जी। चाहे आप उर्दू हो चाहे हिंदी बोलने वाले हो, आप तो यही कहेंगे कि घर जा रहा हूं। हाँ। कोई और रास्ता तो है नहीं, और तरीका है नहीं है किसी और तरह से व्यक्त करने का। लेकिन ये भाषाएं तब बनती हैं जबकि इनकी साहित्यिक विरासत और इनकी शब्दावली जो है इनको अलग करती है। जी। अब उर्दू भाषा के संदर्भ में उसके छंद जो है वो फारसी के छंद हैं, गजल वगैरह, और उन छंदों का उपयोग करते हैं, उनकी अपनी एक अलग विरासत चलती है और हिंदी भाषा की चलती है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि हिंदी उर्दू का ये जो बंटवारा है ये थोड़ा सा रीसेंट है, हाल का है। जी। मुश्किल से 200-250 साल। हाँ, उससे पहले तो एक ही भाषा थी, सामान्य रूप से जो जिसको बोलते थे। उस समय तो खड़ी बोली नहीं थी, इसलिए दिक्कत नहीं थी। उस समय खड़ी बोली का ही रूप में प्रतिष्ठित नहीं थी, बन रहा था। तो ये था कि दूसरी ब्रज और अवधि थी तो उनका कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं बना। विवाद का मुद्दा खड़ी बोली के साथ हुआ। बिल्कुल सही है जी। खड़ी बोली के साथ हुआ। तो ये जब इनका थोड़ा सा बंटवारा हुआ तो लोगों ने अनुभव किया कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से समझने के लिए तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा शब्द स्तर पर थोड़ी जानकारी चाहिए। और हिंदी में भी आप जानते हैं कि अरबी फारसी के हजारों शब्द हैं। हाँ, बहुत मदद की हम बात करते हैं और दवाखाना की बात करते हैं, ये सब फारसी अरबी फारसी शब्द हैं जो कि उर्दू के स्रोत से, उर्दू के कारण हिंदी में आए हैं। तो हिंदी उर्दू का जो बंटवारा था ये लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि हम ये माने कि साहित्यिक स्तर पर, उच्च स्तर पर हिंदी और उर्दू तो अलग है, लेकिन बोलचाल के स्तर पर इनका एक सामान्य रूप है जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदुस्तानी का देना चाहते थे। हिंदुस्तानी वो हिंदी शब्द वो उस समय जहाँ वो इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कहते थे कि हिंदुस्तानी इस देश की राष्ट्रभाषा बनेगी। तो हिंदुस्तानी का एक जो स्वरूप है वो इन दोनों के जोड़ने की बीच की कड़ी है। आज भी लोग कहते हैं कि बंबई की फिल्में जो है वो हिंदुस्तानी में बनती हैं, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा वो है जिसमें कि आप जो है उर्दू शब्दों का भी उपयोग करेंगे और संस्कृत शब्दों का भी इसमें डॉक्टर साहब एक दिक्कत की और बीच में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आमतौर से जो दक्षिण के या गैर हिंदी भाषी प्रांतों के जो लोग हैं वो हिंदी जो शुद्ध जो संस्कृत परंपरा वाली हिंदी है उसको वो आसानी से समझते हैं, और अगर आपने उसमें उर्दू शब्द डाल दिए तो वो संप्रेषण में दिक्कत होती है। तो जब आप हिंदुस्तानी का प्रचलन करते हैं तो कहीं इसके अखिल भारतीय स्वरूप को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आती, क्योंकि हिंदी प्रांतों में तो ये हिंदुस्तानी का ठीक चलता, लेकिन जो ही आप हिंदी प्रांतों से बाहर जाते हैं। आपने जो बात कही इसका उल्टा भी मैं बता दूं जी। मलयालम और बांग्ला भाषी इतने ज्यादा संस्कृत शब्द अपनी भाषा में प्रयोग में लाता है। हाँ। हिंदी भाषी वहां चकरा जाता है। जी। हाँ। कि हिंदी भाषी जो है वो उर्दू शब्दों से ज्यादा परिचित है, उर्दू के शब्दों से। तो ये थोड़ा सा भेद तो रहेगा। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदी भाषा में उसकी अपनी एक अभिव्यक्ति की शक्ति के स्वरूप, अभिव्यक्ति की शक्ति के संदर्भ में उर्दू शब्द जो यहाँ रच पच गए हैं उनको छोड़ने का या उनको अलग करने का कोई आंदोलन अभियान हमको नहीं चलाना चाहिए। ये भाषा की शक्ति है। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर के हुआ ये है कि वो धीरे धीरे उर्दू का विकास अलग तरह से हो गया है और हिंदी कहना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद अज्ञे और ये जो परंपरा इससे चली, प्रेमचंद की जो परंपरा हिंदुस्तानी की चलाई थी वो इस समय नहीं चल रही। ये बात तो सही है कि आज हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं, इससे कोई विवाद नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी और फोन कॉल फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हिंदी भाषा में छंद का क्या उपयोग है? हिंदी भाषा में छंद का क्या उपयोग है?
छंद कविता के लिए आवश्यक है, और ये भाषा के स्वरूप में जो मानकीकृत भाषा जिसके बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय हम छंदों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। छंद साहित्य के लिए मध्यकालीन कविता को समझने के लिए जरूरी है। आजकल तो छंद मुक्त कविताएं हिंदी में लिखी जाती है, इसी तरह से गद्य में छंद की जरूरत नहीं होती। तो छंद एक प्राचीन विधा है, और जो काव्य वाला पाठ्यक्रम पर जब हम बात करेंगे तो किसी समय छंद पर बात करेंगे। हाँ, विस्तार से वहां बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे हिंदी और उर्दू के संदर्भ में। तो हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में कही थी उसको आज फिर दोहराना चाहूंगा कि हिंदी भाषा और देश की सारी भाषाएं अपना विकास तभी कर पाएंगी जबकि इनमें आदान प्रदान होगा। परित्याग का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हिंदी भाषा की क्षमता तब और बढ़ेगी जबकि हम बोलियों से उपयुक्त अत्यावश्यक हजारों शब्दों को लेकर आए, और वो हिंदी भाषा को और समृद्ध करेगी। और इसमें भाषा और बोली का कोई झगड़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक सामंजस्य है कि बोलियों और भाषा का सामंजस्य है। और यही बात उर्दू के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगा। और हिंदुस्तानी के बारे में एक बार और अंतिम कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी वास्तव में कोई भाषा स्वरूप नहीं है, एक प्रकार से भावात्मक हल है समस्या का। हिंदुस्तानी नाम से कोई अलग भाषा नहीं है, और न ही हिंदुस्तानी के नाम पर कोई अलग साहित्य रचा गया, बल्कि हिंदुस्तानी एक संकल्पना है, मानसिक संकल्पना है कि न हिंदी न उर्दू, न अत्यधिक परिनिष्ठित हिंदी बाण भट्ट की आत्मकथा की तरह, न अत्यंत खालिस उर्दू जो कि बहुत कठिन कभी कभी लगता है, हम लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो न हो, बल्कि इनके बीच का रास्ता अपनाया जाए। ये वास्तव में हिंदुस्तानी की संकल्पना का आधार है, और उसे भाषिक स्वरूप बिल्कुल न माना जाए। और इस बात को हमने अपने पाठ्यक्रमों में भी स्पष्ट किया है, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बाण भट्ट की आत्मकथा का जिक्र किया, उसका अपना एक लालित्य सौंदर्य तो है, अपनी अपनी जगह पर मुख्य जो अब प्रश्न जिस पर हमारी चर्चा अब आगे बढ़ रही है स्वाभाविक रूप से, वो ये कि जब हम बोलचाल की भाषा की तरह से हिंदी का प्रयोग करते हैं और जब हम उसको लिखित रूप देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते समय आप अलग तरह से बोलते हैं, लिखते समय आप अलग तरह से लिखते हैं। तो ये एक जिसको कहना चाहिए एक दूरी जैसा कई बार लगता है, एक भाषा वैज्ञानिक समस्या भी है। कई बार कुछ लोगों के मन में, विद्यार्थियों को भी कई बार ये बहुत इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमने तो पाठ्यक्रम बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, हमको तो याद बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन इसको हम लिखने का रूप देते समय हमारी दिक्कत आती है, शब्द नहीं मिल पाते। और यहाँ तक कि जो हमारे हिंदी के सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं अज्ञे, वो कहते हैं कि उचित शब्द मिल जाए, ये बड़ी समस्या है। संवेदना बातें तो आ गई है, लेकिन अब उसको भाषा में अनुवाद करना, लिखित भाषा में अनुवाद करना, ये हमारी दिक्कत आती। तो कोई ऐसा तरीका हमारे विद्यार्थियों को आप बताएंगे कि जहां पर बोलचाल की भाषा और जो अंदर मन में वो जो विचार आ रहा है उसे हम लिखित हिंदी में कैसे रूपांतरित करें? आपने एक और बहुत रोचक प्रसंग उठाया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी, अनपढ़ भी गांव का, कितने शब्द जानता होगा जी। उसके शब्दों की जानकारी जो है वो 50,000 से निश्चित रूप से ऊपर होगी ही, और हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो 2 लाख शब्द आमतौर पर जानते हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के सारे विषयों के शब्द भी हमको जानना होता है। तो हम शब्द जानते तो बहुत हैं, लेकिन बोलचाल में उसका उपयोग नहीं कर पाते। आम तौर पर आदमी जो है वो अपना जिंदगी का सारा काम जो है वो 5-6 हजार शब्दों से ज्यादा पढ़ाता नहीं है, उसी से चल जाता, बस उसमें सारा काम उसका चल जाता है, क्योंकि हम रोजमर्रा जीवन के संदर्भ में बहुत ज्यादा शब्दों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हम जो सारे शब्द जानते हैं वो एक प्रकार से ज्ञान के स्तर पर है, यहाँ संचित है, हम समझते हैं। जब पेड़ पौधों के नाम और बहुत तरह की रीति रिवाज और उनके नाम वगैरह वगैरह सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बोलने की हमें शायद बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। कोई बोल ले तो हम समझ लें। जी हाँ, बस। लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जब हम भाषा को, लिखित भाषा को खासकर
शिक्षा के संदर्भ में लिखित भाषा को अर्जित करते हैं तो हमें विविध विषयों पर बोलने और लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे पास शब्द ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम धीरे 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 शिक्षा के माध्यम से अपना शब्द भंडार बढ़ाते जाते हैं और उनका उपयोग करते जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लेखन के लिए आपको अपनी भाषा को परिमार्जित करना पड़ेगा। आम बोलचाल के संदर्भ में आपकी जो शब्दावली और आपकी जो वाक्य संरचना है वो पर्याप्त नहीं है जी। आम आदमी जो है ना, वो देखिएगा कैसे टूटे फूटे वाक्य बोलता है। अरे वही कल जो आया था ना, वो जो जिसकी तो आप बात कर रहे थे, वो घर में बैठा था ना, ये आम बोलचाल का, लेकिन वो लिखित रूप ये नहीं, लिखित रूप नहीं हो सकता। तो हमें भाषा का परिमार्जन करना होगा, जिससे कि हम बड़े तार्किक ढंग से व्यवस्थित रूप में सिलसिलेवार अपने विचारों को प्रकट कर सके और उन्हें प्रकट करने के लिए हमारे पास उचित शब्द हों। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब हम लिखते हैं तो हमको लगता है कि ना हम वो बात ठीक से नहीं कह पाए। कई बार हम कार्यालय में जाते हैं और जाकर के अधिकारी से अपनी शिकायत बताते हैं, अपनी दिक्कत बताते हैं, हमारी ये परेशानी, और वो अधिकारी जो कहता है अच्छा ठीक है इसको आप लिख करके दे दो, और वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल उसका आधार वही है जो अभी हम बता रहे थे कि हमारे पास अभिव्यक्ति के लिए वो शब्द कहीं है या फिर हमने उन शब्दों का सही उपयोग अभी नहीं सीखा है। जब तक कि वो न सीखें हम लिखित भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए शब्दकोश वगैरह बनते हैं जो आपको बताते हैं कि इन जगहों में इस तरह के शब्दों का आपको उपयोग करना चाहिए। और उसके लिए हमारा जो हिंदी साहित्य है वो खाली साहित्य भी पढ़ें, खाली शब्द की जानकारी से नहीं, पर कई बार जो उसको घुमाता है लेखक और घुमा करके एक अलग तरह का अर्थ निकाल देता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा कि ये कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और जो चाहते हैं ना वाणी से वो कहलवा देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अधिक लिखित भाषा का जो मानक हिंदी है उसके अभ्यास से आएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी चर्चा हम थोड़ा आगे बढ़ाएं प्रयोजन मूलक के हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी व्यापार की भाषा भी है, हिंदी सरकारी कार्यालयों की भाषा, खाली हिंदी साहित्य की भाषा ही नहीं है, वो मीडिया की भाषा भी है, वो वाणिज्य की भाषा भी है, पर्यटन की भाषा भी है। एक ऑटो वाला भी वो जानता है, उसे जानना चाहिए। तो उस अखिल भारतीय रूप में ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी जो बन रही है और जो संपर्क भाषा की तरह बन रही है, आप उसके मान्यताओं और उस संघर्ष के बारे में हमारे विद्यार्थियों को कुछ बताएं। जो सवाल हमने शुरू में उठाया था हिंदी भाषा के स्वरूप का, जी, हम ये मानकर चलते हैं कि हिंदी भाषा के 3 स्वरूप हैं। एक अखिल भारतीय स्वरूप है। इस अखिल भारतीय स्वरूप के बारे में भी मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। जी। एक अखिल भारतीय स्वरूप वो है जो कि आम बोलचाल की भाषा के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस्तेमाल होता है। आप केरल चले जाएं, हिंदी में आपका काम चल जाता है। बंगाल, हिंदी में आप सारा काम कर सकते हैं और आपको बांग्ला न जानने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। हिंदी के माध्यम से आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। जबकि ये बात मैं अपनी भाषा तमिल के माध्यम से नहीं कर सकता। मैं उड़ीसा में तमिल में किसी से बात नहीं कर सकता। तो हिंदी भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप का एक पहलू है आम बोलचाल की भाषा के रूप में एक सेतु, और ये जो सेतु है ये इस देश को जोड़ती है जी। और इसका दूसरा स्वरूप है प्रयोजन मूलक स्वरूप जी। यानी कि वह भाषा जो कि कार्यकाजी या व्यावहारिक स्तर पर देश को जोड़े जी। और उसमें कुछ क्षेत्र है जो कि पूरे देश के लिए आवश्यक है। वाणिज्य व्यापार, उदाहरण के तौर पर कोई दवा केरल में जाती है, आदमी देखना चाहता है कि इस दवा में क्या चीज है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अभी तो कई दवाओं पर अंग्रेजी भी आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन कई दवाओं की शीशियों पर आपको हिंदी भी दिखाई पड़ती है। तो वो हिंदी भाषा को पढ़ लेता है और उसका काम चल जाता है। अब केरल के आदमी जो है वो उड़ीसा में लिखा हुआ तो अपने आप नहीं पढ़ पाएगा, तो वहां भी हिंदी भाषा ही वह भूमिका वहन करती है कि वो व्यावहारिक क्षेत्र में भी देश को जोड़ती है। और ये जो व्यावहारिक क्षेत्र है, ये व्यावहारिक क्षेत्र है कानून। तमिलनाडु का हाई कोर्ट में जो मामला है वो यहां पर दिल्ली में आता है सुप्रीम कोर्ट में। तो कानून के क्षेत्र में हमें पूरे देश में जुड़ाव की आवश्यकता है। मीडिया, मैं देश में कहीं भी जाऊं, मैं एक अखबार पढ़ता हूं
कोई अखबार मुझे मिलना चाहिए और उस भाषा में अगर मुझे मिले जो मैं जानता हूं तो मेरा काम चलता है। अब मैं केरल में मलयालम का अखबार तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मुझे वहां आज अंग्रेजी तो मिल जाती है, वहां हिंदी भी मिल जाए तो हिंदी के माध्यम से भी मैं पूरे देश को समझ सकता हूं। तो ये मीडिया का क्षेत्र है, कानून है, कार्यालय है, भारत सरकार के कार्यालय पूरे देश में है। अब उसमें हर जगह हर अपनी अपनी भाषा में लोग काम करें तो फिर इसमें तालमेल नहीं बैठ सकता, तो एक राजभाषा की वहां भी आवश्यकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, इनको हम भाषा के प्रयोजन मूलक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यो समझिए कि कार्यकाजी क्षेत्र, जिसमें कि देश का कामकाज चले, जिसमें कि लोग उस भाषा के माध्यम से काम करें और दूसरों तक पहुंचे, या अपना काम जो है वो लेकर देश के किसी भी कोने में या अपना जैसे काम विज्ञापन की भाषा, वही ये पत्रकारिता या मीडिया की भाषा है या कानून की भाषा, और कहते हैं कि विज्ञापन ने तो भाषा को बहुत सशक्त बनाया है और हिंदी भाषा के जो विज्ञापन है वो बहुत लोकप्रिय है उसके कारण, और वाणिज्य और व्यापार के लोग भी उसे बहुत ध्यान से देते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है काफी धन उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो काफी ये क्षेत्र हैं जो विद्यार्थियों के लिए आगे काम में भी आ सकते हैं, और इस समय हिंदी के स्वरूप का हम निशान लगाते समय भी हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदी का एक रूप है और जिसे आपको जानना चाहिए। और इसके लिए दो बातें मुझे लगती है विद्यार्थी देखें, एक तो उस क्षेत्र विशेष को भी आप जाने, मान लीजिए आप मनोरंजन की दुनिया में हैं तो आप मनोरंजन की दुनिया को भी जाने और फिर उसमें हिंदी भाषा की आवश्यकता को जाने। कई बार फिल्म में ये देखने सुनने को मिलता है कि अभिनेता को मानक हिंदी तो आती है लेकिन उसे एक बिहार का व्यक्ति चाहिए, तो उसको ये है कि भैया जरा भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी तरीके से आप हिंदी बोलो, या इसी तरह से आप एक गुजराती परिवार के अंदर हो इसलिए आपको हिंदी तो बोलनी है लेकिन उसके अंदर उच्चारण में ना वो गुजरातीपन आना चाहिए। तो ये हिंदी के जो अखिल भारतीय रूप है, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग प्रांतों में गैर हिंदी भाषी लोग जब हिंदी सीखते हैं तो उनके बोलने में, और उसका भी एक मार्केट है, उसका भी एक व्यापार है। एक और बात हिंदी के स्वरूप के संदर्भ में हम लोग करना चाहेंगे, वो ये है कि हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। किसी दूसरे देश को अगर भारत घूमना है या भारत को देखना है या भारत का व्यापार करना है तो उसे कम से कम हिंदी तो आनी ही होती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसके स्वरूप के बारे में कुछ आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं तो उस पर हम बात। अंतर्राष्ट्रीय से पहले मैं एक जो प्रसंग छूट गया उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए। हिंदी ज्ञान विज्ञान की भी भाषा है जी, चिंतन की भाषा, यह भी एक प्रकार्यात्मक पक्ष है। हिंदी के माध्यम से ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान का विषय हो, चाहे वो चिकित्सा का विषय हो, किसी भी विषय में हिंदी के माध्यम से सामग्री मिले, इसके लिए भारत सरकार ने अनुवाद की बहुत सी योजनाएं बनाई। पुस्तकों का अनुवाद होता है, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो रहा है, तो ज्ञान परिषद बना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्ञान विज्ञान की भाषा हो चाहे किसी भी तरह का प्रकार्यात्मक भाषा हो, आपने बिल्कुल सही कहा, ये देश की अन्य भाषाओं को छोड़कर हम लोग विकास नहीं कर सकते जी। हर तरह के हर क्षेत्र में विकास में हिंदी भाषा का देश की अन्य भाषाओं के साथ समन्वित विकास जो है वो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। अब आपने अंत में बात कही थी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने, इसके लिए आवश्यक है कि जहां जहां हमारे आप्रवासी जगत में भारतीय मूल के लोग हैं, वो पहले के गए हुए लोग हों तो उनमें हिंदी का पुनरुत्थान किया जाए, उन्हें फिर से हिंदी सिखाई जाए, और अभी भी पहुंच रहे हों, जैसे कि पिछली एक 10-20 दशकों में जो लोग गए हैं, ये अपनी भाषाओं को सुरक्षित रखें और वहां जाकर अंग्रेज या फ्रांसीसी न बन जाएं, बल्कि वहां की भाषा का उपयोग तो करें प्रकार्यात्मक पक्ष के लिए। देखिए वहां प्रकार्यात्मक भाषा वो है जहां वो काम है उनका वो करेंगे, वो प्रकार्यात्मक भाषा उनकी वो है, लेकिन वह सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिंदी को सुरक्षित रखे, ये बहुत आवश्यक है। और इस संदर्भ में भारत सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि इस भाषा के जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप
की संकल्पना है उसे निश्चित रूप से समझे और फिर हिंदी के उन देशों में सही ढंग से शिक्षण प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था करे, ये थोड़ा सा आवश्यक है और इस ओर हम कदम जरूर बढ़ा रहे हैं। ये जो हिंदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, आप इसको इस तरह से भी देखें कि अगर हम सर्वे करें या खोज करें और ये इस तरह के जो जिसे कहना चाहिए मूलभूत तथ्य हम इकट्ठा करें, तो जो बच्चे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में मेडिकल में पढ़ करके यूरोप और अमेरिका गए हैं, तो वो जब भारत में थे तब वो अंग्रेजी में ही अपना सारा कामकाज करते हैं और जब वो भारत से अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वो हिंदी फिल्मों की खोज करते हैं, हिंदी चैनल ढूंढते हैं, हिंदी में बात करने वाले व्यक्ति देखते हैं और जो भारतीय पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो एक तरह का लगाव आप चाहें या न चाहें, बल्कि एक तरह से एक एनआरआईज में तो एक भारत के प्रति एक प्यास उनके मन में पैदा होती है और हमको कई बार ये लगता है कि हम उस प्यास की ना ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाते और उनके साहित्य को, उनके चिंतन को भारतीय विश्वविद्यालयों में और हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे उसमें नहीं रखा जाता और उनकी भाषा भी मुझे लगता है कि एक अलग तरह की विकसित होती जा रही है। एक और चीज के लिए भी मुझे लगता है कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि जो देश भारत से व्यापार करना चाहता है, भारत एक तरह का बहुत लोगों की दृष्टि में एक बड़ा बाजार है और अगर इस बाजार का शोषण आपको करना है, जिसे मैं कई बार कहते हैं कि उत्पाद की भाषा हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये उपभोक्ता की भाषा है, तो उपभोक्ता को तो आपको उसकी भाषा में ही समझाना होगा। तो जो कंपनियां हमारे देश में आके व्यापार करती है वो अपने एग्जीक्यूटिव को कार्यालय जो एक फंक्शनल जो कामकाजी भाषा है उसे वो सिखाना चाहती है। ये उसका प्रकार्यात्मक पक्ष है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में हाल में बुश साहब ने घोषणा की थी कि अमेरिकियों को हिंदी सीखनी चाहिए। जी। आपका देश बढ़ता जाएगा तो आपके देश की भाषा का यानी कि हिंदी का महत्व बढ़ता जाएगा। जी। हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि हम आने वाले युग में देश के रूप में बढ़ने वाले हैं, तो भाषा के रूप में भी हम अपने को बढ़ाएं, इसके उपाय आज शुरू हो जाने चाहिए। जी, और एक और बात भी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में है कि हिंदी व्यापार और उसके ढंग से तो महत्वपूर्ण है ही है, रक्षा की दृष्टि से, विश्व शांति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिन देशों को भारत के संपूर्ण विकास से कुछ लेना देना होता है वो ये चाहते हैं कि हम हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझें। तो हमारी ये जो हिंदी भाषा है ये जिस बोली से शुरू होती है, हमारे जिस ठेठ गांव देहात से शुरू होती है, वो भाषा वहीं तक खत्म नहीं होती, वो दिल्ली तक आकर खत्म नहीं होती, वो अमेरिका भी जाती है, वो यूरोप भी जाती है, वो दक्षिण अफ्रीका भी जाती है, वो लैटिन अमेरिका भी जाती है। तो इस भाषा का क्षेत्र व्यापक है और ज्यों-ज्यों हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, माने किसी भी भाषा की जो ताकत है वो देश की ताकत से बिल्कुल सही बढ़ती है। और अगर हमारे वैज्ञानिक, हमारे समाजशास्त्री, हमारे चिंतक अगर विकसित होंगे और मौलिक ढंग से अगर काम करेंगे तो हमारी हिंदी भाषा का भी विकास होगा। तो हिंदी भाषा को हम इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देख करके और रह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के स्वरूप संबंधी आज हमने बात की। आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्य सामग्री आपको दी गई है आप उसका गंभीरता से अध्ययन करें और अपने जो कार्य दिए हुए हैं आप वो कार्य करें। तो और फिर हमारे जो ये एजुसेट कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को भी आप नियमित सुने। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ये जो पाठ्य सामग्री दी गई है इस पाठ्य सामग्री को एक सहायक सामग्री की तरह, एक लिविंग बेस की तरह, एक बहस की तरह से आपके सामने हम प्रस्तुत करें। आप इस कार्यक्रम में पधारे। प्रोफेसर जगन्नाथ जी, आपका धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। नमस्कार।